तो दोस्तों विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ बाजार में 11 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में खुलता हुआ नजर आएगा। दोस्तों कंपनी ने अपने शेयर की फेस वैल्यू रखी हुई है 10 रुपए प्रति शेयर और प्राइस बैंड है यहाँ पे 74 रुपए से 78 रुपए प्रति शेयर। एक लॉट में 190 शेयर्स रखे गए हैं। जहां तक दोस्तों इशू साइज की बात है तो कंपनी को चाहिए 8,000 करोड़ रुपए और इनफैक्ट कंपनी को नहीं चाहिए ये पूरा का पूरा जो इशू साइज है। आप देख सकते हैं कि ये ऑफर फॉर सेल है 8,000 का 8,000 करोड़ रुपए ये प्रमोटर्स के पास जाएगा, वो यहां से निकल रहे हैं। अब दोस्तों जहां तक बात है रिजर्वेशन की तो क्यूआईबी कैटेगरी में 50% रिजर्व है, रिटेल कैटेगरी के निवेशकों के लिए 35% ये, और उसके बाद एनआईआई एचएनआई के लिए 15% ये इशू रिजर्व रखा गया है। की डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। 11 तारीख को ये आईपीओ खुलेगा और 13 दिसंबर तक बंद हो जाएगा। और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की बात करें तो 16 दिसंबर को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट फाइनल करेगी कंपनी। और इनिशिएशन ऑफ रिफंड, अगर आपको ये शेयर नहीं मिलता है तो ये आपका पैसा रिफंड कर देंगे 17 दिसंबर को। और अगर आपको शेयर मिल जाता है तो 17 दिसंबर को ही आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लिस्टिंग होगी 18 दिसंबर को। एक नई कंपनी जो शेयर बाजार का हिस्सा बनेगी 18 दिसंबर को विशाल मेगा मार्ट के रूप में। अब आइए देख लेते हैं किस तरह से आपको लॉट साइज में यहां अप्लाई करना है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में हैं और 2 लाख रुपए से नीचे, जिसको कि रिटेल कैटेगरी कहा जाता है, एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे 190 शेयर के लिए 14,820। एक एक करके आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 13 तक आप जाएंगे, 13 लॉट तक 2,470 शेयरों के लिए 1,92,660 रुपए तक। अगर आप यहां पे 2 लाख से 10 लाख के बीच में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कहा जाएगा एसएचएनआई और मिनिमम 14 लॉट के लिए आप 2,660 शेयरों में 2,07,480 रुपए। और एसएचएनआई मैक्सिमम की बात करेंगे तो 67 लॉट तक आप पहुंचेंगे और 12,730 शेयरों के लिए आपको लगाना होगा 9,92,940 रुपए। अब ये हो गया 10 लाख रुपए तक का। 10 लाख के ऊपर आपको कहा जाएगा बीएचएनआई और मिनिमम यहां पे 68 लॉट के लिए आपको 12,920 शेयरों के लिए 10,07,760 शेयरों के लिए अप्लाई करना होगा। तो जहां पर भी आप सुटेबल समझते हैं, अगर ये आईपीओ आपको पसंद आता है तो यहां इस कैटेगरीज में आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि विशाल मेगा मार्ट का बिजनेस मॉडल क्या है। विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड, इसका बिजनेस मॉडल क्या है ये देखिए। 2001 में ये इनकॉर्पोरेटेड हुई थी कंपनी और ये एक हाइपर मार्ट चेन है ये, और जिसमें कि कंपनी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिस तरह के बेचती है वो है एपरल्स, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एसेंशियल्स। ये 4 कैटेगरी है जिसमें कि कंपनी इन प्रोडक्ट्स को बेचती है। और कंपनी दे ओन देयर ब्रांड्स एंड थर्ड पार्टी ब्रांड्स। ये कंपनी का जो ब्रांड है कुछ अपना है और कुछ थर्ड पार्टी ब्रांड का है, जो कि एवरीडे नीड जो कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स हैं उसके प्रोडक्ट्स को कंपनी सेल करती है। और कंपनी ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अक्रॉस एपरल्स, जनरल मर्चेंडाइज, एफएमसीजी, इंक्लूडिंग इट्स ब्रांड फॉर क्लोथिंग, होम फर्निशिंग भी है, ट्रैवल एसेसरीज, किचन अप्लायंसेस और फूड, नॉन फूड आइटम्स और स्टेपल्स ये कंपनी सेल करती है। टारगेट कस्टमर की बात की जाए दोस्तों तो मिडिल और लोअर मिडिल इनकम पीपल का इनका यहाँ पे टारगेट होता है। और थ्रू अ पैन इंडिया नेटवर्क 645 विशाल मेगा मार्ट स्टोर्स हैं एज ऑफ सितंबर 30, 2024। और विशाल मेगा मार्ट मोबाइल ऐप और वेबसाइट के माध्यम से भी यहाँ पे कंपनी सेल करती है। सितंबर 30, 2024 कंपनी के का जो प्रेजेंस है वो 414 शहरों में है, 28 राज्य में और 2 यूनियन टेरिटरीज में। तो अच्छा खासा प्रेजेंस कंपनी ने बना रखा है। कंपनी ऑपरेट करती है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में, जिसमें कि लीजिंग ऑल इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को कंपनी ने लीज पे रखा हुआ है और स्टोर्स को भी, वाइल इट्स प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी वेंडर। थर्ड पार्टी वेंडर से ये प्रोडक्शन कराते हैं और सोर्स करते हैं थर्ड पार्टी वेंडर्स के ब्रांड को। दोस्तों सितंबर 30, 2024 के हिसाब से डायरेक्ट लोकल डिलीवरी सर्विस और मैनेज बाय देयर एम्प्लॉइज, इसमें जो टोटल यूजर्स हैं वो 6.77 मिलियन यूजर्स हैं और 600 स्टोर्स में 391 शहरों में ये सुविधा कंपनी दे रही है डायरेक्ट लोकल डिलीवरी सर्विस की। और कंपनी रैंक करती है वन ऑफ द टॉप 2 ऑफलाइन फर्स्ट डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स इन इंडिया एज ऑफ 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के पास है 16,537 एम्प्लॉइज। दोस्तों जहां तक अगर आप देखें तो ब्रांड्स की बात करेंगे तो एपैरेल में इनके पास जो है क्लासिक्स, फैशन, डेनिम, एथनिक ये ब्रांड है। और जनरल मर्चेंडाइज की बात करेंगे तो टैंडम होम अप्लायंसेस, होम सेलेक्ट, होम फाइनरी और एफएमसीजी में सेवरी प्रोडक्ट, स्टेपल और होम केयर ये इसमें ये कारोबार कर रहे हैं। दोस्तों जहां तक कंपनी के स्ट्रेंथ की बात है, जो कंपनी ने रिपोर्ट किया है उसकी बात करिए तो सर्विंग लार्ज एंड ग्रोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। ये कंपनी का कहना है कि ज्यादातर जो लार्ज
लार्ज और ग्रोइंग जो सेक्शन है इंडियन पॉपुलेशन का, उसको कंपनी सर्व कर रही है। कंपनी एक कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम करती है और डाइवर्स और ग्रोइंग पोर्टफोलियो है उनके ब्रांड के अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज में, और पैन इंडिया प्रेजेंस है कंपनी का। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ साउंड सक्सेसफुल स्टोर ग्रोथ है, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड सिस्टम ड्रिवन ऑपरेशंस है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम और ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवरिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ एंड कैपिटल एफिशिएंसी। तो दोस्तों मैं यहां पर कंपनी की वेबसाइट पर आ गया हूं। ये देखिए कंपनी की वेबसाइट है जो कि तरह तरह के प्रोडक्ट्स यहां पे ऑफर करते हुए अपने वेबसाइट के माध्यम से भी नजर आ रही है। तो ये जो है डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हो गए, ये किचन अप्लायंसेस हो गए, इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और अलग अलग प्रोडक्ट्स के जो बिगेस्ट ऑफर है, एवरीडे ऑफर्स जो ये लेकर के आते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखते हुए नजर आ रहे हैं। कपड़े हैं और डेली यूज़ प्रोडक्ट है, किचन अप्लायंसेस हैं और ट्रैवल वाली चीज़ें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैवल की चीज़ें भी यहाँ पे कंपनी बेचते हुए नजर आ रही है, बैग वगैरह। अब दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसको समझने के बाद आइए देख लेते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कैसे परफॉर्म कर रही है। 2022 में कंपनी के टोटल एसेट्स से 8,217 करोड़, 2023 में हो जाते हैं 8,288 करोड़ और 31 मार्च 2024 को 8,506 करोड़। तो धीरे धीरे कंपनी अब एसेट में जो है यहाँ वृद्धि कर रही है। 9,551 करोड़ ये हो गया 30 सितंबर 2024 को। अब अगर हम यहाँ बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स जो है फिलहाल जो है कंपनी ने हटा दी है, खत्म कर दी है। ये एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखता हुआ आपको नजर आ रहा है। 497 करोड़ से 133 और उसके बाद खत्म हो चुकी है बोरोइंग्स कंपनी की। रेवेन्यू की बात करें दोस्तों, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 5,653 करोड़, देन 7,618 करोड़, 8,945 करोड़। तो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 5,053 करोड़ की रेवेन्यू 30 सितंबर 2024 तक रिपोर्ट की गई है। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 202, 321, 461 और 254 करोड़ रुपए। तो ये प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपको आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो नेट प्रॉफिट मार्जिन वो काफी कम यहाँ पे नजर आ रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 5,923 करोड़ रुपए का नेटवर्थ है। इसके अतिरिक्त दोस्तों रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,390 करोड़ रुपए कंपनी ने यहाँ पे रखा हुआ है, और जो कि 3 साल पहले 321 करोड़ ही मात्र था। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे, हाई प्राइस इवेंट पर अगर ये लिस्ट होगी तो 35,168 करोड़ की वैल्यूएशन पर ये लिस्ट होने वाली है। ROCE 68.76, रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे 8.18 और प्राइस टू बुक 6.23 है। और जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, पैट मार्जिन पर कंपनी स्ट्रगल कर रही है, 5.18 है ओनली। दोस्तों वैल्यूएशन फ्रंट्स पे मैं आपको अपडेट कर दूं, यहाँ ईपीएस की बात करें तो मात्र 1 रुपए के आसपास का ईपीएस है और वैल्यूएशन जो है 70 के आसपास कंपनी ने रखा हुआ है। तो विशाल मेगा मार्ट ने यहाँ पे 70 का जो है आपको पी आपसे मांगा है 1 रुपए कमाने के बेसिस पर। और अगर आप एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट की बात करें तो उसका जो ईपीएस है वो 38, 39 का है और 98 का यहाँ पी मल्टीपल है। बाजार में ये कंपनी सभी के स्टॉक में रहती है। ट्रेंड की बात करेंगे तो 41 का ईपीएस देते हुए और 163 का यहाँ पे पीई चलता है। तो ये दोनों ही कंपनियां जो है वो काफी बड़ी कंपनियां हैं, जो कि इससे कंपैरेबल मुझे तो नहीं लगता कि है। तो दोस्तों अगर बात की जाए आरएचपी की, तो आरएचपी में कंपनी ने कुछ रिस्क फैक्टर्स दिए हुए हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं। तो कंपनी ने यहां बताया है कि रिलाई ऑन थर्ड पार्टी वेंडर, कंपनी रिलाई करती है अपने थर्ड पार्टी वेंडर के लिए, जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह वो सोर्स करती है बेचने के लिए, थर्ड पार्टी वेंडर यहां पे देते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को कंपनी अपने स्टोर्स में जगह देती है। तो थर्ड पार्टी वेंडर किस तरह से इनको सप्लाई देता रहेगा और किसी भी तरह का कोई सप्लाई का जो इंटरप्शन है वो अगर आएगा तो यहां पर कंपनी को रिस्क हो सकता है, उसकी रेवेन्यू जो है वो हैम्पर हो सकती है, क्योंकि एसेट लाइट मॉडल में कंपनी काम करती है। कंपनी का अपना स्टोर सब सारा कुछ लीज पे है और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है कोई नहीं है, कंपनी बनवाती है प्रोडक्ट्स इन थर्ड पार्टी वेंडर से। तो वहां से अगर प्रॉब्लम हो सकी तो रेवेन्यू इंपैक्ट होना स्वाभाविक है। इनको दोस्तों इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी से, ईडी जो है आप जानते होंगे आजकल काफी जो है चर्चाओं में रहता है, ईडी से 2 नोटिस मिला हुआ है, जो कि इन्होंने कुछ नियमों का उल्लंघन किया हुआ है, उसके तहत इनको 2 नोटिस मिले हुए हैं। ये डिस्क्लेमर कंपनी ने किया है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने ये भी बताया है कि कंपनी अगर कंज्यूमर प्रेफरेंस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने में अगर सफल नहीं हुई तो हो सकता है कि कंपनी के रेवेन्यूज जो है भविष्य में कम हो सकेंगे। तो ये तो सभी कंपनियों के ऊपर दोस्तों देखो ये अप्लाई होता है, कंपनी स्पेसिफिक इसको हम नहीं मान सकते। डिमांड फोरकास्टिंग एंड लेवल ऑफ इन्वेंट्री, देखिए कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी कोई भी कंपनी हो उसको डिमांड फोरकास्टिंग करनी होती है और उसी के हिसाब से उसको इन्वेंट्री मैनेज करनी होती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी से ये अपना प्रोडक्शन करवाते हैं और उसी हिसाब से इन्वेंट्री स्टोर करते हैं, ठीक है। तो डिमांड फोरकास्टिंग अगर गलत हो गई तो यहाँ पे लेवल ऑफ इन्वेंट्री सीधी सी बात है कि वो बढ़ जाएगी और ये इनका जो कैश फ्लो होगा वो नेगेटिव कर सकता है, क्योंकि आपका पैसा जो है वो फंस जाएगा।
अब दोस्तों अगर इनके स्टोर्स की बात की जाए तो 3 स्टेट्स में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। वैसे तो 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज में इनके बिजनेस है, लेकिन 3 स्टेट्स उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और आसाम में बिजनेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेवेन्यू इन्हीं 3 स्टेट्स से आता है। अगर यहाँ पे किसी भी तरह का रिटेल सेक्टर का कोई रूल्स रेगुलेशन जो है ज़्यादा बदल जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू में बदलाव आ सकता है, वो नेगेटिव भी जा सकता है। फ्रीक्वेंट नेगेटिव कैश फ्लो, ये एक सबसे बड़ी समस्या रही है विशाल मेगा मार्ट के साथ। दोस्तों कंपनी इन द पास्ट नेगेटिव कैश फ्लो में कई बार जो है अपने आप पर प्रदर्शन कर चुकी है, यानी कि ये जो परफॉर्मेंस है नेगेटिव कैश फ्लो की, ये फ्यूचर में भी आ सकता है, ऐसा कंपनी का कहना है। अगर बात करें कंटिंजेंट लायबिलिटी की तो कुछ अब केसेस यहाँ पे पेंडिंग है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ नोटिस है और जीएसटी के कुछ नोटिस है, तो वहां से कंपनी को अगर केसेस जो चल रहे हैं वहां कंपनी अगर हार जाती है तो कुछ कंटिंजेंट लायबिलिटी देनी पड़ सकती है। दोस्तों इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो लोकेटेड है नॉर्थ इंडिया में, जो कि सप्लाई चेन का रिस्क एक क्रिएट करता है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ये ठीक से मैनेज नहीं कर सके और साउथ इंडिया में इनको जो प्रोडक्ट भेजने हैं अगर वहां समस्या आती है तो ये एक रिस्क ऑफ सप्लाई चेन साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात कि बिजनेस जो है साइक्लिकल सीजनल है। सीजनल बिजनेस में यहाँ पर कंपनी जो है वो त्यौहार है, फेस्टिवल है और भी तरीके से बिजनेस करती है और उसी हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मार्केट में कंपटीशन है। आप देख सकते हैं कि ट्रेंड है बाजार में, यानी कि ट्रेंड का आप देख सकते हो कि ज़ूडियो वगैरह जो है चलता है और वहाँ पे अंडर 1000 और इतना बड़ा ब्रांड है वो लेकर के आता है। डी मार्ट है और साथ ही साथ उधर आप देखिए रिलायंस के जो स्टोर्स हैं, रिटेल स्टोर रिलायंस के, वो भी हैं। तो एक से बढ़कर एक जो है कॉम्पिटिटर्स बड़े लेवल पर हैं और वहाँ पे विशाल मेगा मार्ट कितना इन कॉम्पिटिशन को हैंडल कर पाता है, ये एक क्वेश्चन। तो दोस्तों ये कंपनी विशाल मेगा मार्ट एक रिटेल सेक्टर की कंपनी है और रिटेल सेक्टर में अगर आप देखें तो सेक्टर की आउटलुक की बात करें तो जीएंट्स कंपनियां रिटेल में हैं। आप देखिए रिलायंस है, रिलायंस के रिटेल एकदम आक्रामक तरीके से काम करते हैं। ट्रेंट है और आप देखिए कि डी मार्ट है यानी एवेन्यू सुपर मार्ट है। तो सभी कंपनियां जो है एक से बढ़कर एक हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लेवल ऑफ कंपटीशन, जैसा कि कंपनी ने अपने आरएचपी में भी कहा है कि लेवल ऑफ कंपटीशन ज़बरदस्त है। आपको कंपनी की जो पैट मार्जिन है उसी से समझ में आ जाएगा कि केवल 5 से 6% ही कंपनी बचाने में सफल हो पा रही है, इतना सेल करने के बाद भी। तो सेक्टर जो है इंटेंस कंपटीशन के साथ चल रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें वैल्यूएशन की, यहाँ पर वैल्यूएशन जो है कंपनी ने काफ़ी महंगा रखा। मेरे हिसाब से यहाँ पे 70 का जो पी मल्टीपल कंपनी ने मांगा है वो काफ़ी ज़्यादा मांगा है और जिस लेवल की कंपनी है, जिस साइज की कंपनी है उसके हिसाब से और जिस तरह से कारोबार है कंपनी का, रेवेन्यू और साथ ही साथ पैट मार्जिन की बात करें वहाँ पे कंपनी का प्रदर्शन तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा है। और साथ ही साथ जो 70 का जो यहाँ पे वैल्यूएशन कंपनी ने रखा है वो काफ़ी महंगा है। दोस्तों आज है 10 तारीख और 10 तारीख को इसका जीएमपी हम देख लेते हैं कि 25 रुपये जीएमपी चल रहा है। परसेंटेज की बात करेंगे तो 32% यहाँ पे चल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन होने की संभावना है? मुझे तो ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन थोड़ी बहुत यहाँ हो जाएगी। जीएमपी ट्रेंड को अगर सच माने तो 30% जीएमपी ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है। तो अगर ये इसी पर ही स्थिर हो जाता है, मान लीजिए इसी पर ही स्थिर हो जाता है, तो मुझे लगता है कि 10 से लेकर 20% के रेंज में लिस्टिंग गेन होने की संभावना हो जाएगी। दूसरी ओर दोस्तों क्या हम इसे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं? तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी को मैं पर्सनली अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास और भी ऑप्शंस है और ज़्यादा जो ऑप्शंस हैं वो और अच्छे हैं। अगर मुझे ज़्यादा ऑप्शंस की बात करनी होगी, मैं अपने लिए तो ट्रेंट भी है यहाँ पर और साथ ही साथ रिलायंस जियो है। जियो रिटेल हो सकता है कि बाद में डी मर्ज हो जाए तो वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी निकलते हुए आएगी आपके सामने। इसके अलावा डी मार्ट है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिन्होंने अपने आप को ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है। मैं एक पर्सनल बात आपको बताना चाहता हूँ कि व्हेनेवर यू गो इन द रिटेल आउटलेट ऑफ विशाल मेगा मार्ट, देखिए ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप एक विशाल मेगा मार्ट के रिटेल आउटलेट में जाते हैं तो वहाँ एक सेंस नहीं आता, एक पॉजिटिविटी नहीं आती। हाँ, कंपनी इसको इंप्रूव कर सकती है, कंपनी अपनी ब्रांडिंग रीब्रांडिंग जो भी करना चाहे वो कर सकती है। ये देखिए कंपनी का पूरा पैसा ये आप जो दे रहे हैं ना, आप एक नए मेंबर बन रहे हैं और पुराने मेंबर निकल रहे हैं ओएफएस से। तो यहाँ एक नेगेटिव चीज है कि कंपनी जो चल रही है ना वैसे ही चलती रहेगी, क्योंकि कोई पैसा इन्फ्यूज कंपनी में हो नहीं रहा है। बाद में जो लोग चला रहे हैं कंपनी को वो क्या करते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क होगा कि कंपनी किस तरह से आगे ग्रोथ पैटर्न में चलेगी।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस तरह के कंटेंट लोगों को मिलते रहें। दोस्तों आईपीओ पर ये मेरी एनालिसिस आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।